आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स मौजूद नहीं हैं और यही वजह है कि वो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर ना सिर्फ मजबूर हैं बल्कि उनकी हिमायत के लिए कई ऑफर्स भी की जा रही हैं। हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि जिस फैसल वाडा को अपने वोटों से सेनेटर बनवाया, आज वो भी इस मामले पर हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह रहे हैं। सारे प्रोसेस की मिस हैंडलिंग का मलबा मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ पर डाल दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि मौलाना को एतमाद में लेने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों रहनुमाओं पर थी, जिन्होंने क़यादत को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी और बताया कि मौलाना ने तो हिमायत के लिए हामी भर ली। बरोज़ इतवार जब आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश होना थी, उस दिन पता चला कि मौलाना को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। उनको आईनी तरामीम के मामले में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना के इनकार के बाद तमाम मरकज़ी क़यादत खुद हरकत में आई और मामले को सुलझाने की कोशिश की, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। पहली नाकाम कोशिश के बाद अब दोबारा से इन तरामीम पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह को टास्क सौंपा गया है कि वो तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करें। उन्होंने PTI के रहनुमाओं से राबते करके दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायज़ा लें और उसे अपने बानी के साथ भी शेयर करें। नाजरीन, जब से नून लीग की हुकूमत आई है, ये पहला मौका है, जी हाँ पहला मौका है कि उन्हें तहरीक इंसाफ से खुद राब्ता करने की ज़रूरत महसूस हुई है। तहरीक इंसाफ इस राबते को कैश कराने के मूड में है। वो 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसा करने का ऐलान किए बैठी है और मुस्लिम लीग चैलेंज किए बैठी है कि वो उन्हें अटक पुल क्रॉस करने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह इस राब्ता साजी में क्या किरदार अदा करते हैं। क्या एतमाद की फ़िज़ा बनाने के लिए हुकूमत तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे सकती है? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या 8 सितंबर के जलसे और तकरीरों के बाद PTI को मजीद रियासत मुखालिफ तकरीरों की इजाज़त मिलनी चाहिए? क्या बानी PTI की जानिब से अस्करी क़यादत के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे के बावजूद हुकूमत को इनसे राबता करके आईनी तरमीम के मामले पर एतमाद में लेना चाहिए? हुकूमत इस सारे अमल में क्या करने जा रही है, इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल कादिर मंदुखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। मेरे साथ मौजूद हैं जी अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इन सब के फेवरेट और मेरे भी फेवरेट अज़र सदीक साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़र सदीक साहब ज्वाइन करने के लिए। आज के शो का आगाज़ मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे करना चाहूँगी। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अज़र सदीक साहब मेरे शो पर हों और मैं शो का आगाज़ अज़र सदीक से ना करूं, लेकिन आज माशाल्लाह से क्या कहूं कि दिन ही ऐसे चल रहे हैं, आपके इतने मुश्किल दिन चल रहे हैं कि मुझे हुकूमत से इसका आगाज़ करना पड़ा है। कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए। आप लोग ये जो कानून साजी करना चाहते थे, जो तरमीम करना चाहते थे बेसिकली, उसके लिए आप पहले आराम से सबके साथ मुशावरत करते, तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले एक टेबल पर बिठा लेते या उनको सेम पेज पर ले लेते और उसके बाद अब सेशन की अनाउंसमेंट करते और सारा कुछ करते। अब वहां पर भी मामला हल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। जाते जाते हमने सुना है कि वज़ीर आज़म जो है अपने सियासी अमूर के जो खास मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब को टास्क सौंप कर गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करनी है। अब आप मुझे बताएं, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अगर आपने पहले होमवर्क किया होता तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो बिनिश आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके सवाल से इख्तलाफ है। जो बात आप एम्बैरसिंग की कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। एक्चुअली होता ये था साबका अदवार में कि एक कर्नल साहब असम्बली के अंदर बैठते थे और वो सबको हाँक देते थे और एक एक मिनट के अंदर 8-8 कवानीन पास हो जाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी असम्बली में किसी कर्नल का दफ्तर नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के साथ खुद ही राब्ता करना पड़ता है। और ये जमहूरी तरीका है और जमहूरियत का हुसन है कि पार्टीज एक दूसरे के साथ राब्ता करती हैं। इख्तिलाफ राय भी होता है, कहीं पर सुस्तियां भी होती हैं, कहीं पर समझते हैं कि निगोशिएशन भी होती हैं, कहीं पर गुफ्तो शनीद भी होती है और कहीं पर इकरार भी होता है और कहीं पर इनकार भी होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जमहूरी तरीका है, जमहूरी प्रोसेस है और कोई हम कवानीन को बिल्डोज नहीं कर रहे कि जिसके जरिए ये हो कि बिल्कुल जनाब सारी चीजों को बलाए ताक रखते हुए किसी को कानून साजी करनी है। जहां तक तरमीम का ताल्लुक है तो इंशाअल्लाह ताला तरमीम होंगी और वो पास भी होंगी और अक्सरियत राय से होंगी और 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगी। लेकिन जाहिर है
कि हमारी जो हुकूमती पार्टीज के लोग थे वो तो मोस्टली उनके साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका था। जहां तक आपका इशारा मौलाना साहब की तरफ है तो जाहिर है जो लोग उनके साथ राब्ते में थे वहां पर शायद वो चीजें उस तरह से क्लियर नहीं हो पाई थी जिस तरह से तवक्को की जा रही थी, तो उसके लिए कुछ टाइम बढ़ाया गया है। जाहिर है उनको एतमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब भी उनके साथ राब्ते में है, PMLN की टीम भी उनके साथ राब्ते में है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता PTI की जो कमेटी बनी थी अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट की, उसमें भी PTI के लोग शामिल हुए, अच्छी बात है, और इनके साथ भी मुशावरत होगी, लेकिन इन्होंने हमेशा मुखालफत बराए मुखालफत करनी होती है। इन्होंने कोई ऐसी आउटपुट तो नहीं देनी कि ये देखें कि मुल्क के मफाद में क्या है, कौम के मफाद में क्या है। आज तो वो कानून साजी की जा रही है जिससे पार्लिमान को इख्तियार सौंपे जा रहे हैं, जिसको पार्लिमान को वाकई कानूनी तौर पर सुप्रीम बनाया जा रहा है। लेकिन इनको तो एक ऐसी पार्लिमान चाहिए जो रबड़ स्टैंप हो, इनको तो एक ऐसी पार्लिमान चाहिए जिसमें खुद बानी PTI कहते थे कि लोगों को हाँक के मेरी तरफ भेजा जाता है और जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं उनसे राब्ता कर लेता हूँ। यही वजह है कि आज ये लोग परेशान हैं कि किसी आर्मी चीफ की तस्वीरें सहाफियों के साथ नहीं आती, सियासतदानों के साथ ज्यादा नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर या कोई इस तरह की कोई फंक्शंस की मीटिंग हो तो वो एक अलग बात है। तो ये सारी उन चीजों के आदी हैं, ये तो उन अच्छा चीजों अली पर भाई, तनकीद करेंगे। जितने कॉन्फिडेंस से आपने कहा है कि बिल्कुल आईनी तरमीम होगी और 2/3 मेजॉरिटी से होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं एक दफा आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि अगले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन होंगे? देखें, अगले चीफ जस्टिस का अगर तो मैंने कोई ऑर्डर या करने होते तो फिर मैं तो आपको अभी आपसे ही मुशावरत करके फाइनल कर देता कि अगले कौन होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा एक जाती मतलब है कि तज्जिया है, और एक मतलब खबर तो नहीं मैं कह सकता, ना को अपनी पार्टी का मैं कह सकता हूँ। अगर तो कोई उसमें तरमीम आ जाती है तो उसका तरीक़ेकार जरूर तब्दील हो जाएगा। ये मैं आपकी प्रोग्राम अच्छा के साथ, चले, अगर मैं ना मैं हुआ आपको तो फिर मैं आपको मदद अगर दे देती हूँ, मैं आपको मदद दे देती हूँ सवाल का जवाब देने में। बिलावल भुट्टो ने अनाउंस कर दिया है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और अता तारड़ ने भी कहा है कि मंसूर अली शाह ही होंगे। ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा, हालांकि मुझे हुकूमत का मौका पता चल गया था, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि जब पता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और जो इस हवाले से जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है या उनकी जो मयाद है वो ये करनी है, तो इसको तो आपको बहुत पहले ही डाई आउट कर देना चाहिए था। इसके ऊपर इतनी चुप्पी, इसी बात के ऊपर मैं कह रही हूँ ये एम्बैरेसिंग है आपके लिए सर। एक चीज और सुन ले अली भाई, एक चीज और सुन ले, मैं आप ही से इसका जवाब लूंगी। एक और वो इसी से रिलेटेड है कि मैं क्यों कह रही हूं आपके लिए एम्बैरेसिंग है। जब फैसल वाडा जो आपके वोटों से सेनेटर बने हैं वो आपको निकम्मा बोले, वो आपको नाकारा बोले, सर मुझे तो इस पे बड़ी एम्बैरेसमेंट महसूस होगी। अगर आपको नहीं हो रही है तो देन सर समथिंग इज रॉन्ग विद यू पीपल। नहीं, आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप भी तो पिछले दायरे एज अ जर्नलिस्ट उसी माहौल को देख रही हैं ना जो काफी सालों पर मुहित है, जहां पर आप देखती थी कि अखबार में खबर छपती है कि फलां तरमीम होगी, हो जाती थी। जब कोई शाम को बैठकर मीडिया टॉक पे कह देता था कल फलां फलां बंदा गिरफ्तार होगा, वो हो जाता था। जब कहा जाता था फलां फलां बंदे की जमानतें नहीं होती थी तो वो 2-2 साल जेल में पड़े रहते थे, मंसूख हो जाती थी। आप और मैं, हम सब उसी निजाम का हिस्सा रहे। अब कुछ निजाम तब्दील हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल आपकी बात थी कि मैं और आप बताते खुद हम लोग भी आदी नहीं है इस किस्म की खबरें सुनने के। हम ये समझते हैं कि जब हुकूमती लेवल से ये ऐलान हो चुका है कि ये तरमीम होनी चाहिए तो ये तो तरमीम हो जानी चाहिए थी। हाँ, जब तक तरमीम का मुसवदा ही सामने नहीं आया तो तब तक ये कह देना कि इसमें ये कहा जा रहा था कि मंसूर अली शाह सदर नहीं होंगे, ये बानी PTI का बयानिया जरूर है। जस्टिस सर, लेकिन अब आप सदर की तरफ ले गए हैं, ये ऐसे लुक में ना दें। ये अभी ये अजहर सिद्दीक साहब ने ऐसी आपकी बातों को पकड़ लेना, आपका मौकफ आ गया, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। सिद्दीक साहब अच्छा सुन लेना, लेकिन वो तो जाहिर है ये जिस तरह से बयान देते हैं, इनके पार्टी के लोग देते हैं, जिस तरह से इनकी जुबानें खुली हुई हैं और जिस तरह से ये दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। नहीं, ये मौके पे चौका मारते हैं सर, ऐसी बातें तो ना करें। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे लगा, अच्छा सुन तो लेना अली भाई, सुन तो लेना, अजहर सिद्दीक साहब को सुन लें, मुझे भी जरा सुन लें, मेरा सवाल भी सुन लें इनके साथ। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे लगा कि आईनी तरमीम को लेकर के आप लोगों ने जो स्टैंड लिया थ्रू मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप ना सिर्फ उसके ऊपर कायम रहेंगे बल्कि आप उनको मजीद 4, 5, 6 और तरमीम बताएंगे कि जी साडी तरफों है तरमीम आई जी, ए पाओ एस मुसवदेज। लेकिन उल्टा मुझे ये सुनने को मिला कि आपने इस ये जो हुकूमती राब्ता हुआ है इसको कैश कराने की कोशिश की, ये कह करके कि जी वो जो 21 सितंबर को जो जलसा होना है ना, वो जो है उसकी वाली जो इजाजत है ना वो आप हमें दे दें।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। मैं बलोच साहब की यही बातें जब सुन रहा होता तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ। भाई वो तो एक कर्नल की बात करते हैं, अब तो हर गली मोहल्ले में कर्नल एक है, उनके लिए पुलिस का थानों के अंदर मौजूद है, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। यानी वो बंदा कभी सोचे तो सही कि हम बात अगर कर रहे हैं ना, आप यानी अब तो आप अंदाजा लगा लेना कि 2-2.5 सालों में जो हालत हो गई है इस निजाम की, जितना निजाम ये नंगा हो चुका है, वो शर्मिंदगी होती है। पता नहीं क्यों शौक है इन्हें बात करने का, वो एक का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ तो आबे का आबाई मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। अब वजह देखिए ना आपके सामने है। यानी मैं अब कानून साजी गिनवाना शुरू करूं जो इन्होंने बैठ के एक ने किन्होंने पास कराई है। सेक्शन 57 यानी आइन में लिखा, यानी हमने इस तरह के कानून और आइन नहीं बनाए कि जनाब इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर ने देनी है, इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ने देनी है। फिर आइन कहता है कि अपना नाअहली होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, वो 232 सेक्शन में तरमीम करके कहा नहीं जनाब 5 साल होगी। जनाब आइन कहता है कि जनाब मखसूस चीज के हिस्सा मुताबिक जो सियासी जमात को मिलनी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, इन्होंने तरमीम कर डाली। हमें समझा रहे हैं खुदारा, अब आप तो हर गली मोहल्ले के अंदर ना किया कर इस तरह की बातें, फिर हो जाएगा किसी वक्त कुरान उठाना पड़ जाएगा, कस्में उठानी पड़ जाएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाना है। वो आप छोड़ दे, वो कौन था क्या था। आप लोग खुद कहते थे जनरल बाजवा चलाया करता था नैब को, जनरल फैज चलाया करता था, तो भी हम भी यही कह रहे थे कि वो चलाया करता था। हम कब कह रहे हैं, हमें फायदा क्या हुआ उसका? हमें तो सिर्फ ये बताए ना कि हमें सारे से मिला क्या है, हमें क्या मिला है। भाई हम तो अगर चहीते थे, वो बार बार जिक्र कर चुका हूं कि अगस्त 2018 में आए थे, अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया। आप छोड़ें, ये मेरे हाथ में ये कागज का टुकड़ा है, कोई तकरीबन कोई 56 सफों का, 29 सफों का, कोई 54 के करीब तरमीम है। और मेरा जानता ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तो बात कह दी उन्होंने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह थोड़ा फ्री होगी, मोहतरमा बेनजीर साहिबा की रूह, जो कि मोहतरमा बेनजीर 18वीं तरमीम के लिए बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। मेरा कई इख्तलाफ है 18वीं तरमीम के हवाले से, को 8 महीने डेलिब्रेशन हुई थी। आप अंदाजा लगाए, इनका शब्दा भी अपना नहीं है, ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, और खुद बताया ने इनके एमएनए, आप इमेजिन कर ले, इन्हें कसम खा के कह दे इन्हें भी तो मुदब्दा पढ़ा हो कुरान पे, अगर कह दे कि इन्होंने देखा हो, किसी बंदे ने देखा हो, ये तो खुदारा यार, ये जहां बना है जिस तरह बना है समझ में नहीं। आप क्या रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप मैं बता देता हूँ, ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह को नहीं, ये जस्टिस गाजी फायजी साहब को, एक पर्सन स्पेसिफिक को, ये 3 एक्सटेंशनों के लिए कानून बना है। और पहली एक्सटेंशन वो जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब को देनी है। कैसे? 65 से 68 साल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, पता नहीं है कहां से लेकर आ गए। अभी तक क्या है, क्या ऐसा, कितने आईनी केसेस हैं, अगर आप उठाकर देख लें हर दौर के अंदर कितने का है, वो 10, 12, 5, 4, 6, 1 साल के अंदर इससे ज्यादा पिटीशन तो है नहीं, और उसकी खातर सारा निजाम बैठने की बातें करते हैं। फिर आते हैं जनाब आर्टिकल 217 के अंदर, जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूदा है ना, उनको एक्सटेंशन दे दी है। वो कैसे एक्सटेंशन दे दी है कि जनाब जब तक नया नहीं आता ये बरकरार रहेंगे। तो ये निजाम सारा चल रहा है। दूसरी और तीसरी एक्सटेंशन अगले साल में है, उस कानून को भी प्रोटेक्शन इन्होंने दे दी है। फिर जो लोग, अब कर्नल शर्नल की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन हर एक को पता है बंदे कौन उठा के ले जाता है, किधर ले जाता है, क्या होता है कोर्टों के अंदर। अब तो खुल के बात हर कोई कर रहा है, तो ये भी छोड़े इस बात, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कुछ किया, क्या आम आदमी के साथ क्या जुल्म हो। फिर यही नहीं है रुकता कहाँ, या तो अगर रुक जाए। इन्होंने कहा कि जनाब वो जस्टिस काजी फायजी साहब अपनी मर्जी का जो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाएंगे ना, आर्टिकल 17 में तरमीम करके वो किसी सियासी जमात को बयान करने के हवाले से वो देखेगी। तो आप ये सारी बातें अपने पार्लियामेंटेरियन से कहें ना कि वो इन बातों के ऊपर बहस करें। आपके पार्लियामेंटेरियन जाके 21 सितंबर के जलसे की इजाजत मांग रहे हैं। नहीं, ना, जलसा हमारा हक है, और उसमें हमें इनसे कहने की कोई जरूरत नहीं। हम अदालतों में गए हुए हैं, आज देखे ना, आज क्या है जुल्म देखे, आप डर और खौफ देखें, डू बनने का मकाम हमने नहीं ये काम किए। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, डिटेंशन ऑर्डर जारी, यानी लोगों को घर से उठा रहे हैं, हम पिटीशनें करते फिर रहे हैं। डर किस बात का? वो आने दो, या कंटेनर, मैंने तो हाथ दायर की आज, और सुबह लगेगी वो इंशाल्लाह, कि जिसमें कंटेनर ना लगाने के, डिटेंशन ऑर्डर जारी करने के हवाले से, रोकने के हवाले से हमें वो आइन और कानून हमारा हक है। आपका ख्याल है कि हम एक जलसे की खातर, वही हमें खुदारा, हमें मत ये समझे ये सियासी जमातें 3-4 जो ये जलसे, ये गोली और टॉफी दे के लेके, हम तो इस आईनी तरमीम एक कभी नहीं मानते। किसने कहा? हम पे इल्जाम लगाया कि हमने को तय कर लिया, कोई तय नहीं किया हमने।
और ये देखें यहाँ ये सारी सियासी जमातों में कम से कम मौलाना फजलुर रहमान जो है ना मर्द का बच्चा साबित हुआ है। मैं जो कि मेरी खान साहब नहीं मान रहे, खान साहब आप उनको कह रहे हैं मर्द का बच्चा साबित हुआ है, खान साहब नहीं मान रहे। वो जेल के अंदर सहाफियों को कह रहे हैं मुझे शक है भाई मौलाना साहब पे, वो कह रहे हैं मुझे शक है। रिकॉर्डिंग करने बड़े कीमती अल्फाज हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे व्हाट्सएप कर दें। अजहर सिद्दीक साहब को हो सकता है कि कल उनको डीजल के नाम से पुकार रहे हो। चलिए रिकॉर्डिंग कर लें। चलिए जी अजहर साहब, पता नहीं इनको कोई प्रॉब्लम है, यानी थोड़ी सी हिम्मत बता। मैंने इनकी सारे झूठ सुना है, मैं चुप करके सुना है झूठ, मैंने सारा सुन लिया। मैं अक्सर कान बंद कर लेता हूँ उनका झूठ सुनने के लिए कि यार खुदारा हिम्मत कर, जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा, परेशानी किस बात की है। वो ये एक हालात बता रहे हैं कि आईनी तौर पर मर्द का बच्चा खड़ा है। लेकिन ठीक है आपका मौकफ आ गया अजहर सिद्दीक साहब। अब वो जो बिल्कुल खामोशी से आपको आपका मौकफ देने की इजाजत दे रहे हैं ना, वो हैं जी कादिर मंदुखेल साहब। अब मेरे ख्याल से हम सबको खामोशी से उनसे सुनना चाहिए। बाकी अली गौहर साहब को जिस बात पे भी हंसी आ रही है, जिस बात से भी वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वो मैं अगले सेगमेंट में आगे इनसे पूछूंगी। कादिर मंदुखेल साहब, दो सवाल है आपके लिए। सबसे पहले तो वो सवाल जो कि अजहर सिद्दीक साहब ने किया, आपने ऐसा क्या कर दिया है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो रूह है और जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो रूह है वो कांप उठी है। एक तो इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी रूहें कांप गई हैं। दूसरी ये चीज बता दीजिए कि जो आईनी तरमीम के मामले में जो सब कुछ हुआ, क्या आपको भी ये लगता है फैसल वाडा साहब की तरफ, बेशक उन्होंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हों कि निकम्मे हैं, नकारा हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये मिस हैंडलिंग थी गवर्नमेंट की तरफ से? दोनों चीजों को एड्रेस कर दें मंदुखेल साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल फैज गैंगस्टर के कारकुनान की बातें सुनकर कि उनको आज भुट्टो और बेनजीर शहीद याद आई है। जब आर्मी चीफ की एम्पायर की उंगली ढूंढते हुए आईएसआई की चीफ से बात करते और पीपल्स पार्टी से उसी भुट्टो और उसी बेनजीर की पार्टी से बात न करके आज उनको बड़ा याद आ रहा है भुट्टो। अभी मजीद भी याद आएगा, जरा सब्र करो। जब ये गैंगस्टर को दो जूते पड़ेंगे और उनके सारे करतूत बताएंगे कि कहां कहां उन्होंने मुल्क के साथ बलात्कार किया है, वो सब पता चल जाएगा। और जब भी तो एडवांस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके मुझे आर्मी कोर्ट ना ले जाए, आर्मी से बात करने में बड़ा मजा आता है, आर्मी कोर्ट जाते हुए आपकी जो है ना वो टांगे कांपती है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात जो वफाकी आईनी अदालत की बात की है, देखिए ये मिसाक की जमहूरियत में जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था और उसके बाद मौलाना साहब ने, खुद इमरान खान साहब ने उस पर साइन किया है, और उसी मिसाक की जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। नंबर 2 बात, और वो इस वजह से भी जिक्र है क्योंकि अली गौहर बलोच साहब तो लॉ के स्टूडेंट नहीं है, अजहर सिद्दीक साहब सीनियर वकील है। आप मुझे बताओ, जो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल होती है, आधे से ज्यादा तो आपकी अदालत उसी पिटिशनों में जो है ना वो गुजर जाती है। आवाम का केसेस कहाँ चलेंगे? इस वजह से हम चाहते हैं कि, और हमारा मंशूर का भी हिस्सा है कि आईनी अदालतें अलग हो, ताकि पूरा का पूरा 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान और उनके केसेस में ना लगे, उनके लिए आईनी कोर्ट अलग हो। बाकी जो आम लोग हैं जिनने अपने घर वार सब बेच के और मुझे और अजहर सिद्दीक साहब जैसे वकीलों को फीस दिए है और वो बेचारे इंतजार में बैठे हुए क्योंकि उनकी बारी आएगी नहीं, यहाँ अदालत को सियासी केसेस से फुर्सत नहीं है। उसके बाद मौलाना साहब की जो बात उन्होंने की है, मैं टिकटॉक देख रहा था कल परसों सोशल मीडिया में, इनके लोग बड़े मोहतात तरीके से मौलाना साहब की तारीफ करते हैं, और अभी आपने बांडा फोड़ दिया कि इमरान खान साहब ने कहा नहीं मुझे एतबार नहीं है, और अभी आज ज़राने पे भी बुलाया उनको मौलाना साहब को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब तो कह चुके हैं, मौलाना साहब तो कह चुके हैं जो आइन के अंदर जो जरूरी तरामीम वो करनी पड़ेगी। खुद इनका सिंध का जो राशिद सोमरो साहब है, जो सिंध का अमीर है, मेरे साथ कल परसों किसी चैनल पे बैठे हुए थे, वो कह रहे मेरे वालिद की कत्ल केस 11 साल से चल रहा है सेशन कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो मौलाना साहब तो सारी बातों से आपको लग रहा है कि वो उन्होंने जो आईनी तरामी में उनके ऊपर वो हुकूमत के साथ देगी। अच्छा, अब रह गए पीटीआई, बिलावल भुट्टो साहब ने ये बेड़ा उठाया, उसने कहा जी बिल्कुल पीटीआई से भी हम बात करेंगे, और पीटीआई के आज बयानात आ गए इनके लोगों के कि भाई हम उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। अरे भाई, वो पश्तो में कहते हैं डोल बजा कहा रहा हूं और आवाज कहां से निकल रही है। वो भाई, आपको आईनी तरमीम की बात हो रही है, इमरान खान साहब के केस या अजहर सिद्दीक साहब टॉक शो छोड़ के जाए अदालत में, किस चला है, वाह रिहा करा है, ये आईनी तरमीम से नहीं रिहा होना है,
या आनी तरीन से ऐसा होगा जिसने जो चोरी चकारी की है सब खत्म करो, तब तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप जो बात कर रहे थे उसमें कि फैसल वाडा साहब ने जो बात की है, जी बिल्कुल, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है उसने ये कहा कि मिस हैंडल हुआ है। अगर आप उसको थोड़ा सा उनको अल्फाज को अच्छे तरीके से वो कर दे तो मिस हैंडल की बात, और यही मिस हैंडल जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका जिक्र किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि और फिर ये जो पीटीआई की जो नादान दोस्त है जो कभी असम्बली का दरवाजा नहीं देखा हो, वो कहता है ये पहले मेंबरान में तकसीम करो। ये अली गौहर बलोच साहब बैठे भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो बाबा जब मैं नया मैंने बना था तो मैं जब असम्बली के हॉल में बैठता था और उधर जाके तराना के बाद और ठक से वो कॉपी तकसीम कर दो। तो मैंने कहा यार जब कल आप नोटिस भेजते हो तो ये चीजें भेज दो ताकि हम रात को पढ़ ले। तो असम्बली के स्पीकर जो असद कैसा था उसने बने यही रूल है, यानी उसी वक्त जब आप बैठ जाते हो और तराना शराना सब पढ़ के उसके बाद जाके देने पड़ते हैं। अपने दौर में तो ये कानून तो मंदोखेल साहब अब बताइए कि वो जैसे कहते हैं ना कि फिर की गल मुक्की ए तरमीम होनी है कि नहीं होनी? 200% होनी है। ये जितना मर्जी उछले, आसमान तक उछले, जिसको मर्जी गाली दे। एक ब्रेक लेते हैं और हम डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अज़ीज़ सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद है, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों काफ़ी खुशगवार माहौल के अंदर अब आगे का शो जो मजीद है उसको कंटिन्यू करेंगे और खुशगवार माहौल का हम आगाज़ करेंगे अली गौहर बलोच साहब से एक दफ़ा फिर से, क्योंकि वो लगातार मुस्कुरा रहे थे जो बातें अज़ीज़ सिद्दीक साहब और जो बातें कादिर मंदोखेल साहब कर रहे थे। सो अली गौहर बलोच साहब मुस्कुराने की वजह ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ ऐसा है जो हमारा मूड भी एलिवेट कर सके तो वाई नॉट। लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन एम्बैरसमेंट वाली चीज़ जो हम पहले पार्ट में कर रहे थे ना अली गौहर बलोच साहब, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं जो आईनी तरमीम के हवाले से जो मिस हैंडलिंग हुई है ना उसमें मलबा मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारर पर डाला जा रहा है। ये किस हद तक मलबा डाला जा रहा है? क्या मतलब कि ये फारिग वारिग तो नहीं होने वाले? क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है हुकूमत के अंदर? देखिए कोई फारिग नहीं हो रहा और जाहिर है उस पर तो मैंने तफसील के साथ रोशनी डाल दी। पहली बात तो ये है कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अदर सदीक साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि अपने पहले सेगमेंट के जो इन्होंने अल्फाज बोले उनको छोड़े, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत गलत नामों से लोगों को पुकारा है। तो हमने कभी भी वो उस किस्म की बातें नहीं की, इनको एहतियात करनी चाहिए। हंसी मुझे बार बार इसलिए आ रही थी जब इन्होंने पिछले 5 साल मौलाना साहब के वो नाम लिए। मौलाना साहब की आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके आप तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी पीटीआई ने लाइन में खड़े होकर उनको गालम गलूच की हुई है और उनको कभी आज तक सीधे नाम से नहीं पुकारा। आज ये सारे पूरी पीटीआई टैंकियों हाथ में उठाए मौलाना साहब की कोठी के गेट पे खड़े हैं कि थोड़ा सा डीजल डाल दे। और खुदा के लिए कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ तो एथिक्स होते हैं। और यकीन करें ये इतने मतलब है कि आप यूं कहें कि मैं चले कोई और अल्फाज नहीं बोलता, इतने बोर्ड लोग हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। यकीन करें कल मौलाना साहब तरमीम के हक में वोट देंगे, परसों अज़र सिद्दीक साहब की गालियां सुन लेना मौलाना साहब। अच्छा कल मुझे नहीं पता अली गौहर बलोच साहब क्या होने वाला है, आज का मैं आपको बता देती हूँ। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुकूमती मुसव्वदे को मैं मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। ये जाती बयान में मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको बता रही हूँ। अज़र मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। वो यार असम में आ रही हूँ, असम में आप ही की तरफ आ रही हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। ये इनसे जरा मुझे पॉइंट तो लेने दे। मौलाना साहब ने इनका मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया है, मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने दे। अज़र आई एम कमिंग टू यू, जस्ट कूल डाउन सर। सर आई एम कमिंग टू यू, अगली बारी आप ही की है। अज़र साहब खोल के बोलिएगा जो बोल रहे हैं आपने। जी मौलाना साहब ने मुस्तरद कर दिया। देखिए बात ये है कि मैं पहली गुजारिश तो ये करूंगा कि अगर असल में वो स्काइप पे अगर स्टूडियो में बैठे होते तो मैं जरूर आपसे गुजारिश करता कि इनके मुंह में एक चूसनी डाल दें। देखिए बात ये है कि जो जी बिल्कुल इनके अच्छा अली गौहर बलोच साहब कमेंट कर दें, सवाल पे कमेंट कर दें, ऐसी बातें ना करें ना।
मौलाना आप साहब सारे मेरे लिए मौलाना ऑनरेबल हैं। अब ये देखे ना, चूसनी डालने वाली बात कितनी अजीब है। दिस लुक सो वियर्ड सर। आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं, ऐसे ना बातें लेकिन करें। ये बच्चों वाली बातें करते हैं ना, मैं तो इनको बच्चों वाली कहूंगा, मेरे तो भाई हैं, मोहतरम हैं, मैं तो इनको मतलब ऐसा है, ये बुरा भला भी कह ले तो मैं तो इनसे प्यार मोहब्बत से और हंस चले के बात फिर अब आप करता थोड़ा हूं। प्यार ले ले अजहर सिद्दीक साहब से, काफी देर से बोल रहे हैं। अली गौर बलोच साहब अब जरा रुक मेरी जाए। बात तो मुकम्मल होने देना इनका। चले कर प्रेशर लेना, तो फिर आप बात बढ़ मुकम्मल जाता कर है। ले। मुझे अजहर साहब के पास आप जाने भी नहीं दे रहे, कर ले थोड़ी मुकम्मल। देर के ये लिए मुसलसल बोल रहे बेनिश, इसको कौन बोलने अजहर देगा? सिद्दीक साहब को रिक्वेस्ट करें कि थोड़ी देर के लिए घर में बैठे हैं तो बच्चों की चूसनी उठा के मुंह में डाल हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, एक ये गुजारिश वाला ये है। ठीक है। अच्छा, सवाल का ये है। जवाब दे दे अली ये गौर बलोच ठीक है। साहब। आपने सवाल ये किया है कि मौलाना साहब जो है उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया amendment- आपका मुसव्वदा। जी सर। अगर चूसनी हाँ, नहीं है तो देखिए, रुमाल मुंह में डाल दें। मौलाना साहब हमारा मुसव्वदा पास करे, मौलाना साहब उसमें अमेंडमेंट कर दे, मौलाना साहब उसको रिजेक्ट कर दे, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कल तक तो कहते थे, हम तो कहते थे, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि जो कौम के बाप हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो है वो कौम के बाप हैं। इन्होंने कहा जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये किसने कहा? बानी पीटीआई ने कहा। अब उस बाप को कहते हैं वो मीर जाफर है। मतलब किस बात पे यकीन करें इनके? कभी ये किसी को डीजल कह देते हैं, कभी इसको कह देते हैं ये खुददार आदमी है, कभी किसी को कहते हैं कौम का बाप है, कभी किसी को कह देते हैं, उसी को कह देते हैं मीर जाफर और मीर सादिक है। ऊपर से मुंह में चूसनी भी नहीं देते और बंद नहीं करते जाते। तो खुदा के लिए मतलब है कि कोई हद होती है, कोई बात करने की कोई मतलब है, गुफ्तगू का कोई अंदाज होता है। अभी अगर साहब बोलेंगे हमें गालियां निकाल, हम आईनी तरमीम लेकर आए, अच्छा अब उनको बोलने देंगे तो फिर ना, अब आपका पॉइंट आ गया अली गौर साहब। ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये वही सिक्के हैं जो मिसाके जमहूरियत में लिखी गई थी। ओके। और उन्हीं पर मबनी है। आईनी और ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है खुदा न खास्ता जिससे हम कोई चीज बिल्डोज करना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आपका पॉइंट आ गया अली गौर बलोच साहब। मिलेगी और पार्लिमान का काम कानून साजी है और वो कानून साजी होगी और अक्सरियत राय के साथ होगी। बिल्कुल जी, पॉइंट इज वेल टेकन वेरी क्लियरली अली गौर बलोच साहब। अब आपने अजहर सिद्दीक साहब की बात सुननी है और प्लीज अनइंटरप्टेड जरा सुनिएगा। जी अजहर साहब फरमाइए। अच्छा, होता ही है ना, जब बचपन से तरबियत अच्छी मिली हो, अच्छे वालिदैन मिले हो, अच्छे उस्तादा मिले हो ना, तो वो नजर आता है शख्सियत के अंदर और आदमी आर्गुमेंट बिल्ड करता है। चूसनी कौन लेता रहा है, चूसनी कौन करता रहा है, ये तस्वीरें वीडियो कौन लीक करता रहा है, ये सारा कुछ तो आप देखते आए हैं। प्रोग्राम में बैठ के थप्पड़ कौन मारता है, ये इन्हीं की तरबियत है। और इन्हीं ये देखे, यानी सवाल ये मुझे नहीं समझ में आती कि दोनों मेहमान जो है जातियात पे ज्यादा आ जाते हैं। वो भाई जातियात पे क्या बात है? तो हमेशा आपकी इज्जत रिस्पेक्ट की है, मैंने तो आपकी जातियात पे। अच्छा अली गौर साहब जरा सुन ले, ये थप्पड़ वाला मामला बड़ा ही सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हजरात हैं दोनों ही इसी किस्म की स्कफल में रहे हैं, मंदोखेल साहब भी और अजहर सिद्दीक साहब भी। ये समझे अजहर साहब को मेरी तरफ से गिला। अच्छा सुन तो ले ना अली गौर साहब, सुन तो ले उनको, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। इस तरह ना प्रोग्राम का टाइम जाया होता है, फिक्र ना करें, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। जी अजहर साहब मुकम्मल कर लें। देखिए, पहली तो बात है कि दो मुखालफ बिठा देते हैं। ये वही होते थे जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार के नारे लगा। हम इनके मुखालिफ नहीं है। जी अजहर साहब, जी अजहर साहब कंटिन्यू करें। नो क्रॉस टॉक गाइस, नो क्रॉस टॉक। जी अजहर साहब। एक वक्त था नारे लगाया करते थे जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, मैं पेट छीड़ पाड़ के पता नहीं क्या कुछ निकालूंगा। आज अगर इकट्ठी हो गए तो मैं कब कह रहा हूं कि ये बुरी आदत है। वे लूट मार करते हुए देखे ना, ये 5 उंगली है ना, वैसे लेता है, जब खाती है तो ये इकट्ठी हो जाती है ना। यानी ये कुदरत का एक असूल है ना, जब खाना पीना है तो फिर इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी बैठेंगी। बात करें जेन्युइन, 3 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात है, मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर ये पूरा मुसवदा जो है ये मिसाके जमहूरियत की जो रह गई थी चीजें वो है, मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं पहले बता दूंगा आपको, सही ना, पहले यार फिर वही चीजें मिला रहे हो ना। अच्छा मंदोखेल साहब, आप दलाल के साथ बात करो। मिसाकी जमहूरियत पे सैनिक की इमरान खान साहब ने, मंदोखेल साहब अगर उनको अपनी वकालत छोड़नी है और इस वजह से छोड़नी है तो आप उनको छोड़ने देना। आप क्यों बीच में आप इंटरफेयर कर रहे हैं? उनकी बात तो सुन ले पहले। अच्छा तो उनकी बात तो सुन लेना मंदोखेल साहब। ये इमरान खान को 1.25 साल में नहीं छोड़ा सके, क्लाइंट को कहां से छुड़ाएंगे? जी अजहर साहब, ये 29 सफ़ों का जो कह रहे हैं ना, ये मिसाके जमहूरियत का वो वाला सारी शिकें हैं,
तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर वही बात आ गई, वो जो कहा मुसवदा इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्होंने देखा नहीं, इनके हाथ तक आया नहीं, यानी वो बात किया करें जो समझ में आए। वो ठीक है, एक आध पॉइंट हो सकता है, एक आध पॉइंट हो सकता है मिसाके जमहूरियत का, तो मिसाके जमहूरियत इतना इंपॉर्टेंट था इनके लिए, अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो 2013 में हुकूमत आई थी इनकी, उसको क्यों नहीं याद आया मिसाके और जमहूरियत इनको, ये आज ही क्यों याद आया? ये समझना है कि वजह ये है कि इस वक्त फॉर्म 45 और 47 की हुकूमत है। अब बचाना कैसे? 3 एक्सटेंशन है, मैंने आपके सामने इस पूरे अपना ना आईनी पैकेज का महवर जो है ना वो 3 एक्सटेंशन है, वो 3 एक्सटेंशनों को बचाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और आईनी आपकी जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से देखा जाए, वो मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क के सीजन्ड वकील यानी कम्युनिटी वाले की लॉयर मूवमेंट चलाई थी ना, यहाँ देखें आज कितने रिटायर्ड जजेस सामने आ चुके हैं। अब जरा गौर करें इस बात को, मेरी बात को एक तरफ रख दें। और दूसरी बात देखें, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ज़ही शऊर आदमी वाला ये काम किया, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये जात के हवाले से बात नहीं हो रही, वो ठीक है कि कॉलोफेल में तजाद अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने वही बात कही है जो हमारी वजह क्या है। वहां कमरान मुर्जा बैठे हुए हैं, गफूर हैदरी साहब ने ये बैठकर बातें जो कि मैं सुनता रहा हूं, उनसे मेरी डिस्कशन जारी रही है, मैं पूछता रहा उनसे कई चीजें कि वही उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इन्हें इससे परेशानी किस बात की होनी है? परेशानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि देखिए जब मौलाना फजलुर रहमान ने बात कही है, क्या वो गलत कही है? उन्होंने मुसवदे को बिल्कुल उन्होंने ठीक है, कल वो पास कौन से मौलाना साहब, जरा दोबारा नाम लीजिए। अजहर सदीक साहब, मैं एक मिनट अली गौर बलोच साहब, मुझे जरा उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें, मुझे अलाउ करें। फजलुर रहमान प्रॉब्लम ये है, फिर वही बात है, वैसे कर लो अजहर भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात? आप दोबारा कह दें, आपने कौन से मौलाना साहब का नाम लिया? आवाज नहीं आई मुझे। जवाब दे देना, सुन लो, पहले सुन लो आराम से। अच्छा, आगे चलते हैं बात को। मैं आपकी बात में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मौलाना साहब का नाम जरा दोबारा बता दें, आपने क्या नाम दिया पूरा इख्तिसार के साथ। देखिए मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए मैंने इस 29 के 54 आर्टिकल पढ़े, मैंने मैंने लिखा है सदर को, वजीर आजम को और वजीर कानून को कि भाई ये मुसवदा किसने ड्राफ्ट किया, कहाँ बैठ के ड्राफ्ट हुआ, किसकी डेलिब्रेशन है, यानी आप 18वीं तरमीम के दफा कितनी डेलिब्रेशन हुई, ये जो बता रहे हैं ना अपना मंदू खैल साहब, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जनाब मैं पहली दफा सुनने लगा हूं कि जनाब असेंबली के अंदर ही आईनी तरमीम, खुदारा कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी दुनिया के अंदर। आईनी तरमीम पे पहले एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है, अवाम की राय, स्टेक होल्डर की राय ली जाती है, उसके बाद एक इसको कानून की शक्ल दी जाती है मुख्तलिफ कमेटियों के पास। इनको जल्दी क्या थी? देखिए इन्होंने बांध के रखा हुआ, कोई यार कोई रेवड़ियां थी या कोई बकरियां वगैरह रेवड़ की तरह बांध के रखा हुआ कि नेशनल असेंबली में लोग बैठे रहे, सेनेट वाले बैठे रहे और एक ही दिन में सारा कुछ पास करा ले। क्या ये गलत है? यानी मजाक उड़ रहा है ना, पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ा है। इस बात को सामने रखते हुए हम चाहते ना, हम कब कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम के साथ नहीं होंगे? अच्छी आईनी तरमीम आएंगी, हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ये अच्छी बात की आपने कि अच्छी आईनी तरमीम आएगी तो बिल्कुल साथ होंगे। और जहाँ तक बात है अजहर सिद्दीक साहब, ये मिस हैंडल होने की, ये बात तो राना सनाउल्लाह साहब भी मान रहे हैं, ये हुकूमत भी मान रही है, मंदो खेल साहब भी मान रहे हैं, फैसल वाजा साहब ने तल्ख अल्फाज में कहा लेकिन वो भी मान रहे हैं कि मिस हैंडल है, आप भी कह रहे हैं कि मिस हैंडल है। बिल्कुल ठीक सर, बड़ी अच्छी आपने एंड पे बात की है। ये जो आपने बात की है ना, मैं इसी के ऊपर एक और ब्रेक लेना चाहती हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात की कि अगर अच्छी तरमीम आएगी तो बिल्कुल उसके ऊपर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कादिर मंदो खेल साहब की जो सियासी बसीरत है उसका फायदा उठाते हुए, कादिर भाई मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ, ये अटक का पुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पास करने दिया जाएगा नून लीग की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से कि नहीं दिया जाएगा? इसका जवाब कादिर मंदो खेल साहब आपने मुझे देना है। स्टार्ट आपने यही से करना है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कादिर मंदो खेल साहब हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं, अली गौहर बलूच साहब है जी। कादिर मंदो खेल साहब, जरा रोशनी फरमाइएगा मुल्क के हालात के ऊपर, जलसे के हालात के ऊपर। एक बात तो ये कि जो अजहर सिद्दीक साहब ने बात की है कि एक दिन में पास होने वाला था, ये कहाँ लिखा हुआ था, ये कहाँ देखा? अभी टेबल हुआ ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक दिन में पास होने वाला था? दूसरी बात ये कि मसौदा जब बात कर रहे हैं, मसौदा कोई फाइनल नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के सामने भी रखा कि आप अपनी तजावीज दो, हम अपनी देते हैं, और नून लीग से अपनी सुनते हैं और अपनी तजावीज देते हैं, ताकि मुल्क में जो अदालती सिस्टम है, एक चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में एक प्लाजा था, बोले बम से उड़ा दो।
अच्छा, उसके अलावा इसने कहा बचपन में मैं यहाँ गुजर रहा था, बंगले थे, अब प्लाजा क्यों बन गए? अब ख्वाहिश तो देखो उनकी उसकी। उसके बाद मैं उस केस में खुद बैठा हुआ था चीफ जस्टिस साकिब निसार के, कह रहे ये 4-5 MP है तो मैं ऐसी साइड पे कर रहा हूँ। ये भी नहीं, एक अजीब है। इसके पहले वो था इफ्तिखार चौधरी, वो एक अलग ब्लैकमेलिंग करता था। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आइए इन अदालती जो निजाम है, जहां दुनिया में हम 141 नंबर पे, उस पे हम अपनी अपनी तजावीज लेके नून लीग मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी बैठते हैं, जो जिसको कन्विंस कर सका उसको ले आते हैं। अजहर सिद्दीक साहब पहले से ही शोर मचा रहे, एक दिन में पास होगा और मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। अभी फाइनल हुआ ही नहीं तो आपने पढ़ा कहां से? नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने अटक पुल की बात की थी। आप मुझे बताओ, मैं पश्तून हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तून इतनी बेगैरत नहीं है कि पंजाबी के ऊपर लश्करकशी करे। पश्तून एक पुरअमन कौम है। पश्तून ने हमेशा जुल्म बर्दाश्त की है, जुल्म किया नहीं है। अली अमीन गंडेपुर को किसने पठानों का ठेकेदार बना है कि ओके पठानों का लश्कर लेके आऊंगा और डोल बाजे बारात सर केपीके की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, इतने भर भर के वोट दिए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। सर आपको नहीं पसंद, हमें ना हो पसंद या पसंद हो, दिस इज द चॉइस ऑफ केपीके पीपल। आप मुझे बताओ, केपीके से ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पश्तून कराची में रहते हैं। आप मुझे बताओ, बलोचिस्तान में 60% पश्तून है। अब तो पंजाब में भी अच्छे खासे है। ये किसने आपको बोला कि पश्तून सारे जो ना वो केपीके में? नंबर एक बात। दूसरी बात है, इनको पश्तूनों को ठेकेदार किसने बनाया और किसने इख्तियार दिए कि जाओ को पंजाबियों के ऊपर लश्कर कशी करे? और फिर एक गैरतमंद पठान कभी लेडीज के बारे में, मैं आपके सामने जो आपने बात की थी तपड़ का, हमने तपड़े का ही है लेडीज से, मगर उसके ऊपर आत नहीं उठाया। ये गैरतमंद पठान की निशानी है। ये कौन सा पठान है जो एक खातून को बारात और डोलबाजी की बात कर रहा है? ये कोई गैरतमंद पठान कह सकता है? कभी भी नहीं कह सकता। लेकिन सर ये पठान पंजाबी की बात कहां से आ गई? ये तो गंडापुर साहब का एक इंडिविजुअल फेल है ना, ये इंडिविजुअल उनकी ज़बान है, इंडिविजुअल उनका तर्ज है। इसमें पूरा पश्तून, पूरा पंजाब, पूरा जो है केपीके, वो कहां से आ गया? इंडिविजुअल है जी सर। आप सुन ले बेनिश। जी सर। बेनिश यार, इनको तो चुप कराओ पहले। बेनिश, आपने गंडापुर की बातें नहीं सुनी। उसने बोले मैं पठानों का लश्कर लेके आऊंगा और डोल बाजे बारात के साथ आऊंगा, मरियम बीबी तैयार हो जाओ। ये कोई गैरतमंद पठान कह सकते हैं बात? मैं कहता हूँ गैरतमंद पंजाबी भी नहीं कह सकता है, सिंधी भी नहीं कह सकता है। बोलो पाकिस्तान का कोई गैरतमंद आदमी नहीं कह सकता है। लेकर के आएंगे। उन्होंने जनरल वे में बात की और हमने उसका कंडेम किया। उन्होंने जो बात की वो गलत की। लेकिन सर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी लेवल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर इस प्लेटफॉर्म से पश्तून पंजाबी ये वाला एक एंगल जाए। ये एंगल है ही नहीं। हाँ, गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, घटिया तरीन, बहुत गलत और हाईली कंडेमेबल जबान थी। अब आप मुकम्मल कर लें। जी सर। देखिए, जब एक शख्स घटिया तरीन आपने डिक्लेयर कर दिया, पूरा पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, एक शख्स को पूरा पाकिस्तान ने गलीज तरीन डिक्लेयर किए, एक शख्स जो हमेशा गुंडुम के जबान बोलता है, तो आप मुझे बताओ उससे क्या उम्मीद रखेंगे? यही जो तरबियत इमरान खान ने दी है। आपको पता है ये तर्जमानों की जो मीटिंग होती थी, वो इनके एक तर्जमान जो बाद में मुस्लिम लीग, वो बता रहा था मेरे साथ एक शो में कि हमें शाबाशी मिलती थी, बोले अपोजिशन की परखचे उड़ा दो। आपने मुराद सईद की वो छलांगे देखी असेंबली के टेबलों पे, वो वीडियो। मैं आपको बता दूं कि ये तरबियत उनकी गुंडागर्दी, बदतमीजी की है। किसी आदमी की भी इज्जत महफूज ना हो, सबकी जो ना पगड़ियां उछाल दो। और उसके साथ ना आपने आर्मी को छोड़ा, ना आपने जुडिशरी को छोड़ा, ना आपने किसी कौम को छोड़ा, ना किसी सियासी पार्टी को छोड़ा। ये तरबियत, ये अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी ये तरबियत दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिर दोबारा कहूंगा, ये आसमान से उछले या जमीन में गिरे, ये कुछ भी करे, जो आईनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में हो वो होके रहेगा। अब आप उसको बता दो चैलेंज के साथ। ठीक है जी। प्रोग्राम का मेरा जो है वो वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि अली अमीन गंडापुर की जो भी ज़बान है, जो भी उनका किरदार है, जो भी उनका एक्शन है, वो हम पूरे पश्तूनों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो वोट किया है वो उनको किया है। लेकिन इसका पख्तून से या पख्तूनिज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। न्यूज़ वन के साथ हमारा ये सफ़र आज यहीं ख़त्म हुआ और ये सफ़र मुख्तसर मगर इंतहाई शानदार रहा। न्यूज़ वन के चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया वो काबिल तहसीन है। काम करने की आज़ादी से लेकर के एडिटोरियल पॉलिसी तक न्यूज़ वन में सब कुछ तारीफ़ के काबिल है।
न्यूज़ वन की पूरी टीम और मैनेजमेंट के मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और अपना शो ख़त्म कर रही हूँ। यह खात्मा एक नए सफ़र की शुरुआत है। प्लेटफॉर्म ज़रूर बदलेगा, मगर आपसे हमारी ये सीधी बात होती रहेगी। सीधी बात ने हमेशा प्रो स्टेट बयानियों को सपोर्ट किया है और एंटी स्टेट बयानियों को पूरी ताकत से काउंटर करने की कोशिश की है। अब यही सीधी बात और यही प्रो स्टेट बयानिया स्टेट टीवी पर होगा। जी हाँ, अब से आप अपना ये प्रोग्राम पीटीवी पर मंडे टू थर्सडे रात 8 बजे देख सकेंगे। हमेशा की तरह आपके फीडबैक की मैं मुंतज़िर रहूंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।